सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। तो आज की क्लास में ओवरऑल कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भले ही कम होंगे लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका हमारा वो होगा कि उनसे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो 24 में 14 और 15 दिसंबर को आए हुए थे, जो पेपर हुआ था। आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन है। क्लियर थी बात? तो होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फाइनली जब तक आपका सीटेड या यूपीटेड हो नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं तब तक कंटिन्यू वीडियो आपके पास आएगा, जब तक नहीं हो जाएगा। और अगर अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेड हो सकता है, यूपीटेड हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहा हूं। आई एम अ लर्नर, मैं एक लर्नर हूं, आप भी एक लर्नर हो, और हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। चलते स्टार्ट करेंगे। पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, और मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। इतनी बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी हम पढ़ रहे हैं बाल विकास सीडीपी, जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए। मतलब इनमें से आप उस ऑप्शन को चूज करिए जहां बच्चा एक्टिव हो। 99.9% ऑप्शन वो बेटर होगा अगर आपने इस वे से इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। आपको बताया जाएगा कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे के लिए गलत है, या ये जो आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, यानी कथन ए को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ व अल्पपोषित है। सिंपल फंडा, एकदम बहुत ही अच्छी बात कही गई, एकदम सही करेक्ट बात कही गई है कि बच्चा जब हेल्दी होगा तभी तो सीखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा जो है सही ढंग से सीख नहीं पाता है जब वो अस्वस्थ होता है, या उसको सही से खाने को नहीं मिला हुआ है, अल्पपोषित बच्चा रहेगा, कुपोषित बच्चा है, या कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, तो वो कंप्लीटली सीख कहां से पाएगा? भाई एक नॉर्मल सी बात है, जब आप पूरा हेल्दी हो, सही से सीख काम कर पा रहे हो, सही से खा पी रहे हो, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, है ना। तो ट्रू बात है, बढ़िया स्टेटमेंट है ये कि भाई अगर आप सही से खाओगे पियोगे नहीं, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो अच्छे से सीख भी नहीं पाओगे ना। आपकी लर्निंग बेटर कैसे होगी जब आप हेल्दी होंगे, ठीक है। अब रीजन में क्या लिखा हुआ है कि विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। भाई अगर आपका शरीर सही है, अगर आप हेल्दी हो, तभी आप सही से संज्ञान भी आपका बेटर होगा, और उसी तरीके से आप सोच और समझ पाओगे, है ना। तो विकास के सारे पहलू जो होते हैं, वो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बोलते हो, और जैसे आप शारीरिक विकास आपका जैसे जैसे होता है, उसी तरीके से आपका दिमाग भी डेवलप होता है ना। तो सारे पहलू जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों सही है, और दोनों बातें एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं, क्योंकि वहां पर भी यही लिखा था कि बच्चे सही ढंग से सीख पाते हैं अगर वो अल्पपोषित, मतलब सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हैं और अल्पपोषित, क्योंकि सारे चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं सारे पहलू। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। अगर हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे उस टाइम पे अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो हमारा माइंडसेट जो है वो अलग ही प्रकार का होता है, ठीक है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। और नहीं नोट्स बना रहे हो तो कम से कम 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई मेरे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, और आपसे बोला जा रहा है कि यह उदाहरण जो है किस सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है। देखो लिखा हुआ है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। भाई एक बच्चा है, वो चलने से पहले क्या, पहले वो खड़ा होना सीख तो जाए तभी तो वो चलना सीख पाएगा, है ना। बोलता है उससे पहले बैबलिंग आती है, पहले बलबलाना एक या दो शब्द बोलना सीखेगा, फिर बाद में प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। तो ये विकास का कौन सा पहलू है, क्या ये है? विकास क्रमबद्ध होता है, यानी विकास यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो एक सीक्वेंशियल होती है। मतलब एक सीक्वेंस में चलती है कि पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, पहले आप सामान्य यानी कॉमन चीजें सीखते हो, फिर आप बड़ी बड़ी चीजें सीखने लगते हो। तो ये सब क्या है, एक सीक्वेंस में प्रक्रिया चल रही है कि पहले आप चलने से पहले खड़े होना सीखते हो, फिर बोलने से पहले बबलिंग आती है आपके अंदर, पहले आप बलबलाते हो, कुछ वर्ड्स बोलते हो, है ना, कुछ मिला मिला के शब्द बोलते हो, देन उसके बाद में आप एक सेंटेंस प्रॉपर बनाने लगते हो, फिर आप बात करने लगते हो। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है ना, क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।
तो ऑप्शन तो ए बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है, यहाँ पे पैर से सिर से पैर की ओर की बात नहीं करी गई, किससे पैरों कार्डिनल की बात करी जाए, है ना। विकास अव्यवस्थित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, विकास एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास केंद्र से हाथ से पैर की ओर, यहाँ पे जड़बीटी की बात की गई है, एक दायरे की बात की गई, इसकी बात इस क्वेश्चन में नहीं करी गई। क्वेश्चन में केवल हमसे यही पूछा गया था, हमें केवल ये बता दो कि जो है विकास जो है कैसे चलता है। तो विकास एक क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, कि पहले आप छोटी छोटी चीजों को सीखते हो, फिर धीरे धीरे आप बड़ी चीजों पे आ जाते हो। ये चीजें जो होती है वो रिवर्स नहीं जा सकती कि आप बूढ़े हो गए हो फिर आप बच्चे बन जाओ, ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और होपफुली इस बार सीटेट आप जरूर क्लियर कर लोगे भाई मेरे, क्योंकि एक साल के बाद होने जा रहा है, तो इस बार क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज केवीएस की भी वैकेंसी अभी आ गई। अब आप कब पास करोगे, और जिन लोगों ने सीटेट 24 में दिया था उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने डेटा प्लस में डाल पाया। अब केवीएस एनवीएस की भी आ गई तो उनमें भी वो डाल पाएंगे, है ना। अब जिनके पास सीटेट था ही नहीं यार मेरे, उनके लिए क्या होगा सोचो, है ना। तो बहुत ही गलत बात है, अगर जुलाई में हो गया होता तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल हो जाते, बट जुलाई में कराया ही नहीं इन्होंने। अब दिसंबर वाला भी फरवरी में कराने जा रहे हैं, खुद सोचो, इतना एजुकेशन सिस्टम फेल्ड है इनका, कुछ कह नहीं सकते भाई। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जीन प्याजे की बात करी जा रही है, किसकी, जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या किया है, जीन प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है। और इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। कैसा होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा जो है वो कैसा है, वो एक, क्या लिख रहा हूं, एक वैज्ञानिक होता है। कैसा होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो क्रिएटिव होता है। कैसा होता है, जो क्रिएटिव बंदा होता है, सीखने के लिए तैयार रहता है हमेशा। ठीक है, बच्चा जो है वो एक नन्हा साइंटिस्ट होता है जो क्रिएटिव होता है, कह रहे सीखने के लिए तैयार रहता है हमेशा। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे तो खाली प्लेट होते हैं, उनके अंदर कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, बच्चे के अंदर एलएडी भी होता है, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बात की कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, उनको कहीं भी डाल दो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं भाई मेरे, ये बात भी आपको पता होगी, है ना। फिलहाल के लिए इसमें देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि जीन प्याजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं, जैसे आपकी अगर प्याजे की बात करिए तो उनके 4 चरणों में उन्होंने बांट दिया है, उन्होंने डेवलपमेंट को, विकास की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांट दिया हुआ है। सोशल बोलते हैं ना, कि बोलते हैं सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फॉर्मल में बांटा ना, कि इन्होंने प्याजे ने क्या किया हुआ है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल में बांट दिया हुआ है। मतलब अगर हम प्याजे की बात करें तो उन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस को बांट दिया है। सेंसरी मोटर जो पहली अवस्था है, अगर हम सेंसरी मोटर की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर है। अगली इन्होंने प्री ऑपरेशनल की बात करी है, जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, और उसके बाद में कॉन्क्रीट है 7 से 11 वर्ष की, और फिर आती है फॉर्मल 11 से 15 या 11 से 18 वर्ष की आयु। तो इन्होंने इन स्टेजेस में विकास को बांटा हुआ है ना। चलो अब आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। मतलब जो 4 चरण हैं इनके, उनमें बच्चे जो होते हैं किस प्रकार प्रोग्रेस करते हैं। क्या वो वातावरण में अंतःक्रिया करते हैं, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके। अपने से ज्यादा वाले ज्ञान वाले व्यक्ति से अगर आप सीखते हो तो इसके बारे में प्याजे ने नहीं, वैगोस्की ने बताया हुआ है। किसके बाद इन्होंने, देखो अगर यहाँ पे बात आती है मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब एमकेओ की बात करी जा रही है कि अगर अपने से ज्यादा कोई जानकार व्यक्ति है, अगर हम उससे उसके द्वारा सीखते हैं, तो इसके बारे में वैगोस्की ने बोला हुआ है, ना कि प्याजे ने बोला हुआ है। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। आगे लिखा दूसरों का अनुसरण, अनुसरण करने यानी इमिटेट करने की बात जो है ये नहीं कर रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई ईमान और प्रत्याशा की बात हो रही है, इनामों की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिंपल फंडा है कि हमारा ऑप्शन जाएगा कि वातावरण में अंतःक्रिया करके। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि वातावरण के बारे में तो वैगोस्की ने बताया हुआ है, बट यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि सामाजिक नहीं लिखा हुआ है। वातावरण में जो भी चीजें हैं, कह रहे हैं प्याजे ने यही तो बोला है कि बच्चा नन्हा साइंटिस्ट है, मतलब जो भी उनके एनवायरमेंट में हो रहा है वो उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब उनके लिए अपनी एक नई समझ बनाते हैं, ये तो प्याजे ने कहा है। अगर यहाँ पे सामाजिक जुड़ जाता कि वातावरण सामाजिक से अंतःक्रिया, समाज से अंतःक्रिया, तो वो वाइगोस्की पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल वातावरण दिया हुआ है मैं अंतःक्रिया करके, और वातावरण में बहुत सारी चीजें जो है जहां पे बच्चा इंटरैक्ट करता है और सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखते हैं। बेहतर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। फिर से हमारे सामने एक स्टेटमेंट आया हुआ है, कोई रीजन आया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक कथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है आपको। कथन में लिखा हुआ है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से ही सीखते हैं।
ये बता दो कि जो आप मूल्य कौशल सीखते हो, जो रीति रिवाज सीखते हो, क्या वो औपचारिक हो सकते हैं, अनौपचारिक नहीं हो सकते? आप अपनी फैमिली में भी तो सीखते हो, केवल आप स्कूल और रूल और रेगुलेशंस के थ्रू नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करके भी सीख जाते हैं, है ना? फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली भी सीख जाते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं कि सारी चीजों को कौशल, मूल्य, रीति रिवाज जो भी चीजें हैं, उन सभी को हम केवल औपचारिक माध्यम से ही नहीं सीखते हैं, अनौपचारिक माध्यम से भी सीख जाते हैं। अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से भी हम सीखते हैं। जरूरी नहीं वो केवल फॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया। आगे देखो, रीजन लिखा हुआ है कि सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो ये होता क्या है? देखो, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम अपने समाज के थ्रू सीखते हैं, ये तो बात ठीक है। बट इन्होंने कहा है कि सरल और रैखिक प्रक्रिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी आप सीख रहे हो वो लीनियर हो? क्या वो रैखिक है, एक दिशा में चलता है? आप बहुत सारी दिशाओं में सीखते हो और बहुत कुछ सीखते हो। ऐसा नहीं कि वो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो एक लीनियर होती है, ऐसा नहीं। आप हर कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो, डिफरेंट टाइप से सीखते हो, है ना? तो रैखिक तो बिल्कुल गलत। जहां पे रैखिक आ जाए तुरंत काट दो, रैखिक है तो दोनों गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। जहां पे डाउट लग रहा हो भाई मेरे क्वेश्चन का, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी, कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो तब भी मुझे बता दीजिएगा, फिर भी हम देख जरूर लेंगे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है ना? भले ही हम लाइव नहीं, लेकिन आपकी सारी बातों को सॉल्व करने की मैं प्रॉपर कोशिश करता हूँ डे बाय डे, है ना? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जीन प्याजे की बात करी गई है। देखो आपके सामने चारों पहलू लिख दिया इन्होंने, सेंसरी मोटर भी लिख दिया, प्री ऑपरेशनल भी लिख दिया, कॉन्क्रीट भी लिख दिया, फॉर्मल भी लिख दिया, है ना? ये जीन प्याजे की चारों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। मतलब बच्चों कह रहे कि ये जो अवस्थाएं लिखी, जो प्याजे की डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं, इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चा जो होता है निगमनात्मक थिंकिंग करने लगता है, परिकल्पनात्मक मतलब जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी अपनी समझ बना पाता है। तो ये किस स्टेज में आएगा? क्या ये जन्म से 2 वर्ष में आएगा, है ना? क्या ये 2 से 7 वर्ष में आएगा, फिर 7 से 11 वर्ष में आएगा, फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में आएगा? देखो निगमनात्मक सोच तो एडोलेसेंस में आती है, जब आप बड़े हो जाते हो, है ना? जब आपकी सोच विकसित हो जाती है, जब आप एडोलेसेंस में होते हो। किसमें? जब आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हो, जब आपकी क्या नाम 11 से 18 वर्ष या 11 से 15 वर्ष की आयु में जब आप होते हो, तब जाके आप एक निगमनात्मक और परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगते हो, जिस टाइम पे कि जो आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप समझ बना लेते हो, है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार मेरे, लेव वेगोस्की की बात की गई है। वेगोस्की ने क्या कहा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, कल्चरल टूल्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। सोशल कल्चरल थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी, दिया इनकी थ्योरी का नाम है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने जो है इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी भूमिका दी हुई है। मतलब अगर हम वेगोस्की की बात करी जाए तो इन्होंने वातावरण को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है कि वातावरण जो है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, किसकी बात करें? इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। ठीक है, यानी विकास की प्रक्रिया में वातावरण जितना रोल निभाता है उतना ही हेरिडिटी निभाती है, क्योंकि आपको पता है जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब विकास की प्रक्रिया में जितना वातावरण भूमिका निभाता है उतना ही आपकी आनुवंशिकी भी निभाती है। दोनों का बराबर 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 योगदान है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से आनुवंशिकी जिम्मेदार है और या फिर पूरी तरीके से वातावरण जिम्मेदार है ना? बहुत अच्छे खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, अगर आपने उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया हुआ है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना? और अगर हेरिडिटी बिल्कुल बेकार है, चाहे कितना भी बड़ा एनवायरनमेंट दे दो उसको, तब भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना? तो दोनों का बराबर बराबर कॉम्बिनेशन है, बराबर बराबर योगदान है। तो लेव वेगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? अगर वेगोस्की के बारे में देखा जाए तो इनके अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? अब मैंने आपको पहले बता दिया परिपक्वता के बारे में, यानी आनुवंशिकी के बारे में। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी के बारे में, अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि हेरिडिटी के बारे में पियाजे ने बताया। किसने बताया? पियाजे ने बताया हुआ है, ना कि वाइगॉस्की ने। आगे लिखा हुआ है सजा। सजा की बात तो बिल्कुल गलत है, सजा तो देनी ही नहीं है। अनुकूलन की बात तो प्याजे करते हैं, वाइगॉस्की तो करते हैं नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? सामाजिक उपकरण, जिसको बोलते हैं कल्चरल टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं कल्चरल
टूल्स बोलते हैं जिनके बारे में वेगोस्की ने बात करी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। जहां पे वेगोस्की का नाम आ जाए, आपको सांस्कृतिक दिख जाए, आप तुरंत चले जाइएगा, बिल्कुल 100% सही होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई। मेरे अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से कर देना। मेरे कहने पे करोगे तो है नहीं, फिलहाल के लिए अगर आप कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा यार। ठीक है, नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कर दो हो सके तो, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत दिख रही है भाई मेरे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। अगर हम मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात करें, अगर हम बहुभाषिता की बात करें, तो ये हमारी लर्निंग में बहुत सहायक होती है। ठीक है, मतलब अगर हमें एक लैंग्वेज आती है और हमने क्या किया है, दूसरी लैंग्वेज भी सीख ली, तो वो हेल्प करेगी भाई मेरे। ठीक है, तो बहुभाषिता जो होती है वो मदद करती है, बाधा नहीं डालती। तो इसी के बारे में बात की कि बहुभाषिता क्या है, यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या है। जब आप एक से अधिक भाषाओं के बारे में जानते हो, तो बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। मतलब मल्टी लैंग्वेजिज्म जब आप एक से अधिक भाषाओं को जानोगे, तो ये रुकावट कहां डालेगी भाई, मदद करेगी आपके नॉलेज में। को कक्षाओं में पूंजी के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। मतलब अनावश्यक जटिलता है ये बहुभाषिता। बहुभाषिता तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जटिलता मतलब कठिनता या गहनता, मतलब जो आपके लिए टिपिकल है, ऐसा थोड़ी ना है ना। तो बाधाएं नहीं डालेगा और ना ही जटिल है, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं चीजें। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती हैं। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पे आप सारे बच्चों को एक साथ लेके चलते हो, है ना, सभी को डिफरेंट टाइप से पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वहां तो हेल्प मिलेगी जब बहुत सारी भाषाएं जानते हैं चीजें, है ना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बेटर है कि हम बहुभाषिता को क्या देखेंगे, कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सही बात है और इससे हमको हेल्प मिलेगी जब हम एक से अधिक भाषाएं जानेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन, मतलब जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो, वहां पे आप मूल्यांकन करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। मतलब जांचोगे, टेस्ट वगैरह लोगे कि नहीं लोगे। तो वही बात हो रही, क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक बाल केंद्रित कक्षा, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, जहां पे आपको असेसमेंट करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है और कैसे किया जा सकता है मूल्यांकन। देखो, कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा केवल परीक्षा कराते रहो काम हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात, निगेटिव बात है यार मेरे। केवल परीक्षा ही नहीं कराते रहना है और ना ही केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ाना है ना, उनकी नॉलेज के लिए पढ़ाना है ताकि वो खुद के बारे में अपनी एक समझ बना पाए, है ना। अब बी में लिखा हुआ है कि लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा केवल लिखित वस्तुनिष्ठ कराते रहो, परीक्षा कराते रहो कुल मिला के, और कोई काम मत कराना है, बिल्कुल नहीं। कि क्यों टेस्ट मूल्यांकन क्यों नहीं करोगे भाई। मूल्यांकन जो है, कह रहे कि मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि अगर आप कह रहे हैं कि मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको दायरा नहीं पता चल पाएगा कि बच्चा कितना पानी में है यार मेरे, समझ रहे हो। जैसे क्लासरूम में जब आप टेस्ट लेते हो, कंपैरिजन नहीं करिए, पर टेस्ट तो लेना जरूरी है। जब आप टेस्ट लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चा कितना समझ पा रहा है आपकी बात को, है ना। उसके आधार पे आप नए नोट्स बनाओगे, नए टीचिंग प्लान्स बनाओगे, ताकि आपको उन बच्चों को भी आप आगे लेके आए जो नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है मूल्यांकन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अब ये सेकंड लास्ट हुए, इसकी तो मतलब इसका जवाब तो दे ही देना यार मेरे। चलो बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो भाई मेरे, और बताओ क्या इसका आंसर होगा फटाक से कमेंट बॉक्स में। कि माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं। मतलब एक क्लासरूम है, माध्यमिक स्तर की क्लासरूम में, जहां पे कोई क्वेश्चन टीचर पूछता है तो लड़कियों की अपेक्षा लड़का ज्यादा हाथ उठा रहा है। मतलब लड़कियों की कंपैरिजन में बॉयज जो है गर्ल्स के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, हैंड्स ज्यादा उठा रहे हैं कि हमको आता है। आगे लिखा हुआ है कि और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। मतलब लड़के जो हैं क्लासरूम में जो भी डिस्कशन होता है वहां पे अपना रोल निभाते हैं, जो भी उनका रोल होता है, जो मतलब बोलते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जब लड़कियां ज्यादा नहीं बोल रही, लड़के ज्यादा बोल रहे हैं, ये क्या हो सकता है, क्या ये रीजन क्या है। देखो, ये में लिखा हुआ है, शिक्षिका को स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या ये सही है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से? भाई मेरे ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़के बुद्धिमान है लड़कियों की अपेक्षा। ऐसा कंपैरिजन आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, कि लड़के बाहर कमाने जाएंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी। ठीक है, तुम्हारा नाम रोहित या कोई नाम तुम्हारा है, तुम चमचा पकड़ोगे तो चमचा हाथ से छूट जाएगा भाई मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब समाज ने बनाया हुआ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जो खत्म हो रही धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये नहीं सकते लड़के बुद्धिमान होते लड़कियों से, ऐसे लड़कियां भी बहुत सारा काम कर रही हैं भाई मेरे।
ठीक है। तो बी में लिखा हुआ है कि अध्यापिका को स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, कि लड़कियों के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं होती पढ़ने की। ऐसा कभी बोल सकते हो यार, है ना? लड़कियां भी बहुत बुद्धिमान होती हैं, क्यों यार पीछे पड़े हो लड़कियों के। सी में लिखा हुआ है कि विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर विभिन्नताएं जन्मजात होती हैं व उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब ये अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि लड़के पैदा ही बढ़िया होते हैं, समझदार बढ़िया पैदा होते हैं, लड़कियां मूर्ख पैदा होती हैं। ये समझ आप अध्यापिका को बना लेनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा समझ नहीं बनानी यार। है आगे डी में क्या लिखा हुआ है कि बच्चों के संदर्भ व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब अगर बच्चियां नहीं हाथ उठा पा रही हैं, नहीं सीख पा रही, तो उनके लिए अपने शिक्षा शास्त्र का जो मेथड, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, उनमें परिवर्तन करो। लिखा हुआ है ना कि बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप पढ़ा रहे हो, उनमें परिवर्तन करो। हो सकता है उनमें कोई कमी हो कि वो नहीं सीख पा रही हो, किस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ा रहे हो, है ना? उनको देखो उनमें कहाँ पे कमी रहेगी, उनको एनालाइज, क्या हम उनकी चीजों को एनालाइज करो और पढ़ाओ उनको, उनको भी आगे लेके आओ भाई मेरे, ठीक है? तो अपने मेथड में चेंजिंग करो, बच्चियों को मत बदलो, ठीक है? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन से पहले कहना चाहूंगा भाई मेरे, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। अगर आप सीटेट पास होना चाह रहे हो, अगर आप यूपीटेट सीटेट कुछ भी देना चाह रहे हो इस बार, तो जरूर जुड़े जाइएगा। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं। आपको किसी बुक कलेक्शन की नीड नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे, उतना पढ़ लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सीडी पे पहले पढ़ लें, तो उसके बाद में हिंदी अपने आप तैयार हो जाती है, और हिंदी तैयार हो गई तो इंग्लिश तो अपने आप तैयार, क्योंकि हिंदी की जस्ट ट्रांसलेट होकर आती है इंग्लिश, है ना? तो 90 मार्क्स या 100 मार्क्स लाना बहुत आसान होता है। मेरे खुद के आए हुए हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक प्रगतिशील क्लासरूम को परिभाषित करेगा? मतलब एक क्रिएटिव क्लासरूम, जहां पे प्रगति यानी प्रोग्रेस हो रही हो, ऐसी क्लासरूम को परिभाषित करेगा। परीक्षाओं के लिए सीखना, केवल एग्जाम और परीक्षा के लिए सीखते रहो, बाकी आपका कोई काम नहीं। ये क्या सही है? नहीं भाई, ये कभी सही नहीं हो सकता। ऐसे बिल्कुल मत बोलो, ठीक है? तो केवल परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ा जाता। आगे लिखा हो गैर संदर्भित पाठ्यचर्या, मतलब उनके बारे में अपनी समझ बना लो जो आपके आपके जो सामने ही नहीं है, गैर संदर्भित, है ना? तो उनका क्या करोगे यार? शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षक का क्या होगा जब बच्चे ही नहीं स्कूल में? स्कूल का क्या होगा जब बच्चे नहीं है? तो मेन प्रायोरिटी रखते हैं बच्चे। जब बच्चे होंगे तब शिक्षक काम आएंगे, और शिक्षक को, ठीक है, तभी स्कूल काम आएगा। जब बच्चे नहीं हो तो क्या होगा, है ना? तो कह रहे हैं कि प्रगतिशील कक्षा का को परिभाषित करता है कौन? अनुभवात्मक अधिगम पर बल। यानी जब आप जो भी आप सीखते हो वो एक्सपीरियंस्ड होता है, यानी अपने अनुभव के लिए सीखते हो, है ना? तो प्रगतिशील क्लासरूम, देखो पहली बात, जब आप अपने अनुभव के लिए सीखते हो, खुद के लिए सीखते हो, है ना? लर्निंग, अधिगम का मतलब लर्निंग, ऐसी में लर्निंग जब आप करते हो, तो वो प्रगतिशील क्लासरूम में क्या होगा? आप एक्टिव होंगे। भाई मेरे, जब आप खुद के लिए सीखोगे, है ना, तो वहां पे क्या होगा? आप एक्टिव होंगे, और एक्टिव हुए प्रगतिशील का एग्जाम्पल है। जब आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, तो वो प्रगतिशील क्लासरूम होगी ना, जहां पे आप पूछ भी रहे हो क्वेश्चंस को, डिस्कस भी कर रहे हो सामने वाले से, है ना? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इतना पढ़ लो भाई मेरे डेली पर डेली, और ये क्वेश्चन जब आपके सामने वहां पे आएंगे एग्जाम में, तो सच कह रहा हूं कि आप भूलोगे नहीं दोबारा। क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें याद आ जाती चीजें, है ना, कि ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वही मैं कहना चाहूंगा, ओवरऑल 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। कहीं पे डाउट आया हो तो भी बता देना। लास्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे, कुछ भी हो, ठीक है? कोई टॉपिक हो, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा तक रहे हो, तब भी जुड़ जाइएगा। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, कितनी बार मैं कहूँ आपसे, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करते रहो भाई मेरे, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपसे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोबारा नहीं आने वाला आपको कि भाई ले फिर से जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।